अच्छा, मटेरियल्स इंजीनियरिंग लैब का जो हमारा 8th प्रैक्टिकल है वो ज़रा थोड़ा है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को ज़रा डिटेल में डिस्कस करना है इसमें। जो हीट ट्रीटमेंट, वैसे तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस और भी होते हैं, लेकिन यहाँ हमें जो 4 सबसे कॉमन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, जिसमें एनीलिंग आता है, नॉर्मलाइजिंग आता है और क्वेंचिंग, और उसके अलावा टेम्परिंग, ये डिस्कस करना है। तो ये इंशाल्लाह ताला अच्छा शुरू से ही लेके चलेंगे हीट ट्रीटमेंट से। ऑल्दो ये कि पहले लास्ट क्लास में मैं आपको एनीलिंग के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन एनीलिंग भी दोबारा इसमें जो है वो कवर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात ये कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम चाहते हैं कि मटेरियल्स में, ख़ास तौर पर मेटल्स में, कुछ प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करें। ठीक है, और वो उन प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए हम जो है उन्हें हीट ट्रीटमेंट से गुजारते हैं। हीट ट्रीटमेंट में बेसिकली 3 प्रोसेसेस होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला हीटिंग होता है, और उसके बाद हीटिंग आप यानी समझ लें एक ऐसा टेम्परेचर जो कि आपको पहले से पता होगा, और एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर तक, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है वहाँ तक आप हीट करेंगे, जो कि 100s में होता है। 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, और 1000 भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप जब हीटिंग कर लेते हैं, तो हीट करने के बाद आपका काम ये होता है कि आप उसकी बॉडी को, उसकी सरफेस को थ्रू आउट उस टेम्परेचर पे मेंटेन करें कुछ वक्त के लिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोकिंग। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ ना, हीटिंग के बाद ये आगे सोकिंग लिखा हुआ है। तो सोकिंग का मतलब ये होता है कि आप उस मैक्सिमम हीटिंग टेम्परेचर पे, जो कि आपको पहले से पता था, जिस हाई टेम्परेचर तक आपने हीट किया है, अब आप उस ऑब्जेक्ट के सरफेस को थ्रू आउट यूनिफॉर्मली हीट करें, ताकि उसका पूरा का पूरा जो कि सरफेस एरिया है, जो पूरा उसका वॉल्यूम है, वो उस टेम्परेचर को अचीव कर ले। ठीक है, और उसके बाद जब आप सोकिंग कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप जाते हैं कूलिंग की तरफ। और कूलिंग के अलग अलग मेथड्स हैं। कूलिंग भी असल में यही चीज़ डिफ़ाइन करती है कि कूलिंग का रेट, कि आया कि वो बहुत जल्दी कूल हो रहा है या बहुत आराम से कूल हो रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है ग्रेन साइज़। तो ग्रेन साइज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है नज़र, कि हम कंट्रोल करते हैं बेसिकली हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए ग्रेन साइज़ को, और ग्रेन साइज़ कंट्रोल होने की वजह से ही कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन्हेंस होती हैं, जैसे कि हार्डनेस, टफनेस या डक्टिलिटी वगैरह। अब आगे इसमें ये बताया हुआ है कि हीट ट्रीटमेंट किस किस तरह के होते हैं, जैसे कि एनीलिंग हुआ, और आपके पास नॉर्मलाइजिंग होता है। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो भी आपको नहीं पढ़ने, लाइक कार्ब्यूराइजिंग, वो आपको नहीं पढ़ना, लेकिन क्वेंचिंग और टेम्परिंग अभी हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये राइट हैंड साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जो कॉइन्स की मिंटिंग होती है, तो उसमें भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि शीट मेटल फॉर्मिंग होती है इंडस्ट्रीज़ में ना, जहाँ शीट्स बन रही होती हैं। तो अगर शीट्स में मेटल को ड्रॉ करना है, ड्रॉन इनटू शीट्स, तो जिस प्रॉपर्टी को आपको इन्हेंस करना होगा वो मेलेबिलिटी होती है। और अगर आपको वायर एक्सट्रूजन करानी है, तो वायर एक्सट्रूजन के लिए मस्ट है कि आपका जो मेटल है वो डक्टाइल होना चाहिए, है ना। इसी तरह अगर आपको कहीं एप्लीकेशन को इस तरह की है कि जहाँ आप चाह रहे हैं कि पार्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करे, लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करे, तो आप चाहेंगे कि उसकी हार्डनेस को इंक्रीज़ करें। तो मुख्तलिफ़ अंदाज से ये जो अलग अलग प्रोसेसेस के नाम लिखे हुए हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के नाम लिखे हुए हैं, ये सब एक ही अंदाज़ के नहीं हैं, ये अलग अलग अंदाज़ के हैं, और इनसे मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ ही इन्हेंस होती हैं, और कहीं कहीं प्रॉपर्टीज़ के कम्बिनेशन भी बनते हैं। ठीक है, तो इन सब की ही अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, और इन सब को अभी हम आगे देखेंगे। 4 को तो देखेंगे ही, और वो 4 ही जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आई होप हीट ट्रीटमेंट आपको क्लियर होगा कि हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हीटिंग करते हैं, उसके बाद सोकिंग करते हैं, उसके बाद कूलिंग करते हैं, जिसके ज़रिए हम एक प्रॉपर ग्रेन साइज़ एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट कंट्रोल करते हैं, और जो मखसूस हमें प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करना होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, उन्हें इन्हेंस कर लेते हैं एज़ पर द एप्लीकेशन। अच्छा, इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम स्टेट। ये एकदम से अगर देखें तो आपको शायद बात समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी कोई ना कोई हालत होती है, मैटर की कोई स्टेट होती है। अब जैसे पानी की अगर बात करें तो पानी अगर लेट से मेरे पास ग्लास में जो है वो रखा हुआ है टेबल पे, और रूम टेम्परेचर लेट से 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो एम्बियंट प्रेशर है जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, 101325 पैस्कल्स या 1 एटमॉस्फेयर, तो ये उसकी स्टेट को डिफ़ाइन कर रहा है, ये उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफ़ाइन कर रहा है। फिर आपको ये पता है कि अगर उसको आप जो है वो उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते करते वो 0 डिग्री पे जो है वो बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है। और बर्फ़ को भी आपको ये पता होगा कि बर्फ़ जो होती है वो पानी से हल्की होती है, यानी पानी ज़्यादा डेंस होता है, और वो जो 0 डिग्री पे बर्फ़ होती है वो उससे लाइटर होती है, इसीलिए वो आपने देखा होगा कि वो ऊपर फ्लोट कर रही होती है, सिंक नहीं करती। तो आखिरी क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट उसने अचीव कर ली है, सॉलिड स्टेट आइस ने, तो वो बेसिकली इसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह की ओरिएंटेशन एक्वायर करता है कि जिसकी वजह से इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम वो वाटर के मुकाबले में डिक्रीज़ हो जाता है। फिर आप अगर इसको और टेम्परेचर को लो करें तो इसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आइस का वो और तब्दील होता है। यानी टेम्परेचर को वेरी करते हैं जब हम, तो टेम्परेचर वेरी करने के ज़रिए जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपनी जो भी उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वो तब्दील होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर बेसिकली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर और साथ साथ प्रेशर भी, क्योंकि प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप हटा नहीं सकते। प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ही मिला के बात की जाती है। अगर वो भी आप लेट से बॉइलिंग पॉइंट की भी अगर बात करते थे तो उसमें भी आप सिर्फ टेम्परेचर को मेंशन नहीं करते, द प्रेशर मस्ट बी मेंशन, क्योंकि डिफरेंट प्रेशर्स पे डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर्स इन पे ऑब्जेक्ट्स या लिक्विड्स जो हैं वो बॉयल होते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे ही डिपेंड कर रही होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने शायद अपनी इंटरमीडिएट क्लासेस में पढ़ा होगा कि 7 टाइप्स के बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिसमें जितना मुझे याद है क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ये 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर इनके अपने भी जो है वो यानी आप समझ लें सब कैटेगरीज होती हैं। जैसे क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक में भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अलग है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अलग है, और इसके अलावा भी होते हैं, मुझे सब याद नहीं है, 2 तो मुझे याद हैं। इसी तरह हर एक के कुछ ना कुछ कैटेगरीज हो जाती हैं। तो फिर ये कि वो 7 तो बेसिक थे, तो ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, जो कि यूनिट सेल ज्योमेट्री को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आइस की मिसाल इसलिए यहाँ पे मैंने शो किया क्योंकि मैंने बर्फ़ के ज़रिए आपको समझाया। अच्छा, बिल्कुल जैसे बर्फ़ है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोहे की बात करें तो भाई लोहे को अगर आप टेम्परेचर्स पे वेरी करेंगे, यानी कहीं उसका टेम्परेचर एकदम राइज़ हो रहा है और कहीं ड्रास्टिकली जो है वो लोअर हो रहा है, तो यकीनन उसका भी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंड करता होगा ना इस चीज़ पे। तो आगे इसी चीज़ की बारी है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि लोहा और स्टील जो है ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है। बर्फ़ का तो काम नहीं है, बर्फ़ यहाँ पे सिर्फ एज एन एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि बर्फ़ को आप बचपन से देख रहे हैं, और लोहे को और स्टील को आपने इंडस्ट्रीज़ में काम होते हुए कोई अपने बचपन से नहीं देखा होगा, आई थिंक सो। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद वही टॉपिक है अब प्योर आयरन की सॉलिड स्टेट्स के बारे में और उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे 3 इक़साम बता दी गई हैं, और ये 3 ही बेसिक हैं।
इनके बारे में जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे दी है थोड़ी, जितना मुझसे हो सका। अच्छा, इसमें देखें अगर आप गौर करें तो 1540 डिग्री सेल्सियस और 1400 डिग्री सेल्सियस, इसके दरमियान अगर टेम्परेचर होता है प्योर आयरन का, तो वो जिस हालत में उसको नाम दिया जाता है डेल्टा आयरन। डेल्टा एक जो है लेटर है। अच्छा, इसमें जो इसकी यूनिट सेल ज्योमेट्री होती क्यूबिक है, और क्यूबिक की कौन सी सब कैटेगरी होती है, वो होती है बीसीसी। बीसीसी स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर आप राइट साइड पे देखें ना, तो आपको एक बॉडी इस क्यूब के सेंटर में नज़र आ रही है, इसीलिए इसका नाम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। ये बेसिकली होते एटम्स ही हैं, ठीक है, लेकिन इनकी क्यूबिक अरेंजमेंट होती है, और इस तरह कि एक एटम बिल्कुल उस क्यूब के सेंटर का हिस्सा हो जाता है, तो उसको हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ है कि एट एम्बिएंट प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस टेम्परेचर रेंज में 1400 डिग्री सेल्सियस से लेके 1540 डिग्री सेल्सियस तक, और 1540 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये बेसिकली आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, प्योर आयरन का, और इसको हम कहते हैं डेल्टा आयरन। फिर अगर इससे नीचे आप बात करें तो आपको जो रेंज नज़र आ रही है वो आ रही है 910 डिग्री सेल्सियस से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक की, यानी ये वाली। इस रेंज में जो प्योर आयरन होता है ना, वो क्यूबिक की जिस सब कैटेगरी में आता है, दैट इज़ एफसीसी। एफसीसी स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये आपको नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे जो यहाँ पे एक एटम का एक फेस है सेंटर में, क्यूब के सेंटर में एक, यानी एक जो क्यूब का फेस है उसके सेंट्रल पार्ट में आपको एटम का एक हिस्सा नज़र आ रहा है, इसलिए इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड नहीं है ये, जबकि इसके नीचे वाले में आप देखें तो दोबारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप अपने मटेरियल्स इंजीनियरिंग की थ्योरी में पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें, इसकी डेरिवेशंस भी कराई जाती हैं। अच्छा, तो इस वाले यानी जो 910 डिग्री सेल्सियस से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस से जो ये तक की जो ये रेंज है, जो कि एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका जो नाम रखा गया है वो है गैमा आयरन, ठीक है। फिर लास्ट जो सबसे नीचे आपको रेंज नज़र आ रही है वो यकीनन ज़ीरो से, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी जिसको आप कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, उससे लेके और 910 डिग्री सेल्सियस तक जो आपको रेंज नज़र आ रही है, ये फिर से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, बीसीसी लिखा हुआ है, और इसको जो नाम दिया है वो है अल्फा आयरन। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आयरन की पहले बात हो गई, अब किसकी बात आ रही है? आयरन के एलॉय की। आयरन का कौन सा एलॉय जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काम आता है, और वह है स्टील, कार्बन स्टील्स। अब देखें, आपको पता है कि स्टील बनता कैसे है। स्टील बेसिकली एलॉय है आयरन का विद कार्बन, और बहुत ही मामूली सी कुछ और भी इम्प्योरिटीज़, इसमें मैंगनीज़ वगैरह भी होते हैं, क्रोमियम भी होता है, लेकिन कार्बन जो है वो एक मेजर इम्प्योरिटी है। अब कार्बन यहाँ पे बताया है, कार्बन 0.04% से लेके 2.0% बाय वेट ना होता है, यानी स्टील में। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं देखें। ये जो सेंटर में ब्लू कलर का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें जो ये दो पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, ये कि अगर लेट्स से जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स वो जब आयरन के अंदर दाखिल हों, तो अब मैंने अभी जो लास्ट स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें आपने डेल्टा आयरन देखा था, गैमा आयरन देखा था, डेल्टा, गैमा, और उसके अलावा आपने देखा था थर्ड अल्फ़ा, ठीक है। तो अच्छा देखें, डेल्टा तो एक बहुत ऊपर की एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लिमिट है ना, क्योंकि वहाँ तो आयरन मेल्ट हो जाता है, तो उसकी इतनी बात नहीं की जाती। उससे अगर नीचे आए आप, तो जो आपके पास गैमा है और गैमा के साथ जो नीचे, उससे नीचे अल्फ़ा है, इनमें अगर कार्बन एटम्स दाखिल हों तो वो दो मुख्तलिफ इसलिए स्ट्रक्चर बनेगा स्टील का, क्योंकि गैमा का आपने देखा था, गैमा में फेस सेंटर्ड क्यूबिक था, जबकि उसके नीचे जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा वाज
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो यकीनन अगर कार्बन जो है वो गैमा में जाएगा तो वो जो स्टील बनेगी उसका स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही होगा, और उसको हम बोलते हैं ऑस्टेनाइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, और अगर कार्बन एटम्स जो हैं वो यानी समझ लें आप अल्फ़ा जो फॉर्म है उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएं, उसके अंदर चले जाएं, तो वो जो स्टील फॉर्म होगी वो ऑटोमेटिकली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगी, क्योंकि आयरन उस हालत में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक था। तो उसको हम नाम यहाँ पे देते हैं फेराइट। ठीक है, यहाँ पे शो भी हुआ है ऑस्टेनाइट और ये फेराइट। अच्छा, ऑस्टेनाइट में जो है वो कार्बन की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और 2.14% तक। यहाँ पे 2.0 लिखा है ना, वो बेसिकली 2.14 है, यहाँ लिख दिया है 2, यानी 2 और 2 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। ये भी कोई फिक्स नहीं है कि 2.14, ये भी क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, और ये भी टेम्परेचर रेंजेस में वेरी कर रही होती है। जबकि आप देखें कि अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए फेराइट की, फेराइट यानी जब कार्बन अल्फ़ा में डिज़ोल्व हुए थे, और अल्फ़ा कैसा था, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो यकीनन BCC ही स्टील की भी एक BCC स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत लो होती है और वो 0.022% होती है। एक और कंडीशन ये होती है कि जब कार्बन जो है वो आयरन में जाए तो उसके साथ रिएक्शन करके Fe3C बना ले, और इसको हम सीमेंटाइट कहते हैं। ठीक है, ये सीमेंटाइट जो होता है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी हार्डनेस जो होती है वो बेसिकली ज़्यादा होती है। या एंड में लिखा हुआ है ना कि इन जनरल दिस कार्बाइड इज़ मोर रेजिस्टेंट टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से मोर रेजिस्टेंट है तो मतलब इसका क्या मतलब है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें से जो शुरू की 2 कंडीशंस थी, यानी जो ऑस्टेनाइट और फेराइट वाली हैं, वो जस्ट कार्बन के उसमें एज अ यानी डिज़ोल्व होना, या आप ये कह सकते हैं कि उसका हिस्सा बन जाना, रिएक्शन का नहीं है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है सीमेंटाइट का बनना, ये एक बेसिकली रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, और जिसमें Fe3C बनता है। ये कार्बाइड है, आयरन कार्बाइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब सॉलिड स्टेट्स ऑफ कार्बन स्टील ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में अब इसी की शो की जा रही है, वही जो पहले आपने एक चीज़ देखी। देखें, जो अगर बात की जाए फेराइट की, तो क्योंकि अल्फ़ा जो था वो BCC था, तो जब कार्बन उसमें दाखिल होगा तो वो भी BCC ही बेसिकली बनाएगा, यानी जो स्टील बनेगी उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC होगा। तो यहाँ पे देखें शो हुआ है BCC, यानी अल्फ़ा फेराइट जो होता है उसका BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। और अगर ये आप देखें कि ये A=B=C, तो ये बेसिकली इसकी लेंथ की डायमेंशंस हैं, और अल्फ़ा बीटा गैमा = 90 ये एंगल्स होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा क्यूबिक में, जो आपने इंटरमीडिएट में स्टडी किया होगा, तो क्यूबिक और सारे जो 7 अभी मैंने आपको बताए थे उन सबकी लेंथ की डायमेंशंस और एंगल की डायमेंशंस के रिलेशनशिप्स थे, तो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप बात करें उसकी, जो मैं आपको बता रहा था कि गैमा में अगर कार्बन चले जाएं तो गैमा क्योंकि बेसिकली FCC है, तो स्टील का स्ट्रक्चर भी FCC बनेगा, उसको ऑस्टेनाइट कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी भी पिक्चर दिखाई हुई है और उसकी भी डायमेंशंस दी हुई हैं। अच्छा, डायमेंशंस तो ये सब क्यूबिक की हैं ना, क्योंकि क्यूबिक है, चाहे BCC की बात करें या FCC की बात करें, दोनों ही क्यूबिक की कैटेगरीज हैं। आखिर में डेल्टा का भी बताया हुआ है कि अगर उसमें कार्बन डिज़ोल्व हो तो वो BCC क्रिस्टल फॉर्म करेगा, और लास्ट में जो है वो सीमेंटाइट के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, सीमेंटाइट में डिफरेंट है कि सीमेंटाइट जब बनता है तो कुछ ऐसा होता है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट सेल ज्योमेट्री जो है बेसिकली वो क्यूबिक नहीं होती बल्कि ऑर्थोरोम्बिक हो जाती है। तो जो मैंने आपको 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बताए थे उसमें से एक ऑर्थोरोम्बिक भी बताया था। तो ऑर्थोरोम्बिक का अब ये देखें कि शुरू के 3 जो क्यूबिक हैं वो तो सबके सेम लिखे हुए हैं, लेकिन जो ऑर्थोरोम्बिक है उनकी जो लेंथ्स, यानी लिखा हुआ है A=B=C, यानी जो इसके साइड्स हैं यूनिट सेल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी साइड सेम नहीं है। और एंगल्स की अगर बात करें तो अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, इसमें वही 4 की बात की जाएगी जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। इसमें एनीलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, क्वेंचिंग होता है एंड टेम्परिंग। अब इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे जो है वो एनीलिंग पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखें, ये तो मैंने डिवाइड इसलिए कर दिया कि एक लेफ्ट हैंड साइड पे इसका पूरा प्रोसीजर है कि एनीलिंग होती क्या है, किस तरह कंडक्ट की जाती है, और राइट हैंड साइड पे ये बताया हुआ है कि एनीलिंग के ज़रिए कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इन्हेंस हो जाती हैं और कौन सी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं। तो देखें, सबसे पहले एक बात सुन लें कि एनीलिंग, अच्छा हर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हीटिंग, सोकिंग, कूलिंग तो होते ही हैं ना, ठीक है। बस फ़र्क इतना होता है कि कूलिंग के अंदाज़ अलग अलग होते हैं। हीटिंग, सोकिंग तो होती है, कूलिंग या तो फास्ट होती है, रैपिड कूलिंग होती है या स्लो कूलिंग होती है। जो सबसे पहले एनीलिंग का प्रोसेस है उसमें आपको फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ऑस्टेनेटाइज। ऑस्टेनेटाइज का मतलब ये है कि आप हीट कर दें उस टेम्परेचर तक जो कि ऑस्टेनाइट की रेंज में आता है, और इसलिए आगे लिखा हुआ है कि पुट इन अ फर्नेस एट 850 डिग्री सेल्सियस इन ऑस्टेनाइट रेंज। यानी ऑस्टेनाइट मतलब गैमा ऑस्टेनाइट, जो कि स्टील का बेसिकली एक स्टील की ही एक हालत है, ठीक है। और उस हीट तो आपने कर दिया 850 तक। उसके बाद लिखा हुआ है एंड होल्ड फॉर 1 आवर अंटिल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यानी 1 घंटे तक आप रोके रखें यानी उस प्रोसेस को जारी रखें 1 घंटे तक, यहाँ तक कि पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाए। यानी ये कौन सा प्रोसेस बताया, सोकिंग, ठीक है, ये सोकिंग की बात हो रही है। इसके बाद देखें, हीटिंग सोकिंग हो गई फर्स्ट पॉइंट में। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे वो है फर्नेस कूल। फर्नेस कूल, फर्नेस कूल से हरगिज़ ये नहीं समझिएगा कि फर्नेस में कोई ठंडक वंडक होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर 850 डिग्री पे फर्नेस थी और लेट से अब आपने फर्नेस बंद कर दी, ठीक है, तो फर्नेस अंदर से तो गर्म ही होगी। ऐसा तो नहीं ना कि 850 से आप देखेंगे तो 10 मिनट में जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप आप आधे घंटे बाद भी अगर आप उसका टेम्परेचर चेक करना चाहेंगे तो शायद वो जो है वो 600-700 डिग्री होगा। लेकिन 600 या 700 डिग्री वो 850 के मुकाबले में लोअर टेम्परेचर है, तो हम बोलेंगे कूल है। तो इसलिए जो एनीलिंग का प्रोसेस है इसमें हम सबसे पहला काम जो कूलिंग का करते हैं वो फर्नेस कूलिंग होती है। यानी फर्नेस के अंदर ही वो ऑब्जेक्ट जिसको आपने हीटिंग और सोकिंग कराई है वो फर्नेस के अंदर ही पहले कूल हो। तो आप खुद सोचें कि फर्नेस के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप जो होगा वो कितना आराम से होगा, ड्रास्टिक नहीं होगा, बहुत स्लो होगा। तो एनीलिंग वो टाइप है हीट ट्रीटमेंट की जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कूल होने में, मटेरियल को कूल होने में। यानी इसमें जो कूलिंग का रेट है वो सबसे स्लो है। फिर उसके बाद 10 घंटे तक अगर आपने फर्नेस कूल किया है तो उसके बाद जब आप उसको बाहर निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट को या उस सैम्पल को, फिर वो एयर कूल होता है। तो एयर कूलिंग ज़रा रैपिड हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है एनीलिंग का। एनीलिंग से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा हमें ये मिलता है कि एनीलिंग के ज़रिए डक्टिलिटी बढ़ जाती है। डक्टिलिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, उनको जो है वो वायर्स की फॉर्म में बनाया जा सके, तो ये डक्टिलिटी कहलाती है। साथ ही साथ हार्डनेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है इनकी, ठीक है, क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं और ये रेजिस्ट नहीं कर पाते प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को। तो जो वायर्स बनते हैं और जहाँ शीट्स वगैरह बनती हैं तो एनीलिंग का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो है नॉर्मलाइजिंग पे चलते हैं। इसको भी मैंने उसी तरह शो किया है। अब देखिए, नॉर्मलाइजिंग में पहला जो प्रोसेस है वो वही है जो कि आपने एनीलिंग में पढ़ा था, यानी ऑस्टेनेटाइज। ऑस्टेनेटाइज का मतलब उस टेम्परेचर तक हीट कर देना जहाँ पे एक ऑस्टेनाइट की रेंज है। तो फिर से वही लिखा हुआ है कि उसमें पुट करें और 850 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है और उसके बाद होल्ड ऑन फॉर 1 आवर। यानी कौन सा प्रोसेस की बात की है, सोकिंग की, यानी वो यूनिफॉर्मली उसका टेम्परेचर बॉडी का वही हो जाए 850। तो सोकिंग की भी बात हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर गौर करें तो
नॉर्मलाइजिंग में फर्नेस कूल का वर्ड कहीं नज़र नहीं आ रहा, बल्कि डायरेक्टली आपने उसे बाहर निकाल के एयर में रख देना है। तो खुद सोचें, जब आप फर्नेस में कूल नहीं कर रहे, डायरेक्ट एयर में कर रहे हैं, तो इसमें जो कूलिंग का रेट होगा वो एनीलिंग के मुकाबले में फ़ास्ट होगा, एनीलिंग के मुकाबले में फ़ास्ट होगा। ठीक है, और हो सकता है किसी और चीज़ के मुकाबले में स्लो हो, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी ये एयर में भी जो ऑब्जेक्ट की कूलिंग होती है वो इतनी कोई फास्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप उससे कंपेयर करेंगे एनीलिंग से, तो एनीलिंग के मुकाबले जो है वो इसकी रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपने फर्नेस कूल तो किया नहीं, डायरेक्ट आपने उसे बाहर एयर में रख दिया। तो क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, एक चीज़ 850 डिग्री पे थी और बाहर एयर लेट से 35 डिग्री पे है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफ़र भी उतना ज़्यादा होता है, और हीट ट्रांसफ़र जितना ज़्यादा होता है तो कूलिंग भी ज़्यादा होती है, यानी कम वक्त में ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। तो नॉर्मलाइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें एनीलिंग से ज़्यादा है क्या, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, अच्छा, नॉर्मलाइजिंग के ज़रिए होता है क्या है, डक्टिलिटी बढ़ती है, टफनेस भी बढ़ती है, टफनेस मैंने आपको बताई थी पहले। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हार्डनेस इसमें भी रिड्यूस हो जाती है। आगे चलते हैं हम क्वेंचिंग पे। वैसे क्वेंच तो इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ना कि टू क्वेंच वंस थर्स्ट, किसी की प्यास को बुझाना, तो ये वही वर्ड है क्वेंचिंग। तो प्यास को बुझाना यकीनन कोई लिक्विड से ताल्लुक़ होता है। तो आप देखें यहाँ पे भी कोई लिक्विड, ये पहचान बन जाएगी, आप याद रखेंगे कि यहाँ कोई लिक्विड से ताल्लुक़ है इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। देखें, पहला प्रोसेस इसमें भी वही है, ऑस्टेनेट आइस, यानी आपको हीट करना है अप टू द रेंज ऑफ ऑस्टेनाइट, गैमा ऑस्टेनाइट 850 डिग्री सेल्सियस, होल्ड ऑन फॉर 1 आवर, यानी सोकिंग की बात की जा रही है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बताया, वो बेसिकली इसका रियल वो क्वेंचिंग है। अब क्वेंचिंग होती क्या है, क्वेंचिंग ये होती है कि आपने उसको फर्नेस में से जब निकाला, इस दफ़ा एयर में कूल नहीं करना, किसी लिक्विड में डाल देना है, जैसे कि पानी में डाल दिया या ऑयल में डाल दिया। तो ख़ुद सोचें, आप पानी में या ऑयल में डाल देंगे तो वो तो कूलिंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, रैपिड कूलिंग होगी। ठीक है, अब ये अगर इसमें आप देखें तो इसका तो कूलिंग रेट सबसे ज़्यादा जो है वो फास्ट है, यानी जो एनीलिंग था उसका सबसे स्लो था, नॉर्मलाइजिंग का उससे फास्ट था, और क्वेंचिंग का सबसे फास्ट है। अब एक बात मैं आपको और बताऊंगा, नॉर्मलाइजिंग का नाम नॉर्मलाइजिंग इसलिए है क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट हालत है एनीलिंग और क्वेंचिंग के दरमियान, यानी ना उसमें रेट ऑफ कूलिंग इतना स्लो है जितना कि एनीलिंग में, और ना उसमें रेट ऑफ कूलिंग इतना कि फास्ट है जितना कि क्वेंचिंग में, इसलिए वो एक नॉर्मल हालत है, इसलिए उसको नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्वेंचिंग आपको क्लियर हो गई होगी, क्या हो प्रोसेस क्या है क्वेंचिंग का। फिर क्वेंचिंग का फ़ायदा क्या है, क्वेंचिंग से हार्डनेस बढ़ जाती है, यानी जहाँ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ऐसे पार्ट्स चाहिए कि आपको हार्डनेस बढ़ानी है, तो आप यकीनन उस मेटल को आपको जो है वो उसकी क्वेंचिंग के प्रोसेस से आपको उसे गुजारना होगा ताकि उसकी हार्डनेस बढ़ जाए। लेकिन वहीं साथ ही साथ उसकी फिर हार्डनेस तो बढ़ जाती है, लेकिन डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। और अगर आपको एक जगह उसे हार्डनेस की ज़रूरत है उसकी, तो यकीनन फिर आपको उसकी डक्टिलिटी का कोई काम नहीं होगा। अगर आपको एक पार्ट बनाना है जहाँ आपको उसकी हार्डनेस चाहिए, तो एक वक्त में आप हार्डनेस और डक्टिलिटी दोनों नहीं चाह रहे होंगे किसी भी चीज़ में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लास्ट वन जो है वो इसमें टेम्परिंग है। टेम्परिंग में आपको यहाँ पे जो है वो ज़रा थोड़े ज़्यादा प्रोसेस, 4 प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। इसमें भी फर्स्ट प्रोसेस अगर देखें तो वही है ऑस्टेनेट आइस, या आपको हीट करना है अप टू 850 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग का प्रोसेस हो गया, 1 आवर तक होल्ड करें इक्विलिब्रियम ताकि वो जो है यूनिफॉर्मली हीट हो जाए, यानी सोकिंग भी हो गया। फिर नंबर 2 यहाँ पे दिखा रहे हैं फिर क्वेंच, यानी इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परिंग के लिए क्वेंचिंग ज़रूरी है। ठीक है, क्वेंचिंग के लिए टेम्परिंग ज़रूरी नहीं थी, टेम्परिंग के लिए क्वेंचिंग ज़रूरी है। क्वेंचिंग आप जानते हैं कि आपको जो है वो फर्नेस से निकाल के किस में, पानी में डाल देना या ऑयल में, लिक्विड में डाल देना बेसिकली, ताकि रैपिड कूलिंग हो।
फिर हम क्या करते हैं, अब जो टेम्परिंग का असल प्रोसेस है वो ये होता है कि हम दोबारा से रीहीट करते हैं। ये देखें, रीहीट द स्टील टू टेम्परिंग टेम्परेचर, और टेम्परिंग टेम्परेचर जो है वो लेट्स से 250 डिग्री सेल्सियस या इससे इसके करीब करीब ये होता है। और इस पे फिर अगेन ये कि आप होल्ड कराते हैं, यानी सोकिंग करते हैं 2 आवर्स, या ये कोई फिक्स नहीं है, 2 आवर्स कुछ भी हो सकती है सोकिंग, यहाँ तक कि वो पूरा यूनिफॉर्मली अटेन कर ले। फिर उसके बाद आप इसमें दोबारा कूलिंग कराते हैं, और वो जो कूलिंग कराते हैं वो एयर कूल के ज़रिए कराते हैं, यानी हवा में रख के। यानी इसमें आपने सबसे पहले ऑस्टेनेटाइज किया, फिर आपने एक दफ़ा जो है वो क्वेंचिंग की, यानी लिक्विड कूलिंग, फिर उसके बाद आपने टेम्परिंग की। टेम्परिंग मीन्स रीहीटिंग अप टू सर्टेन टेम्परेचर, लेट्स से 250 डिग्री सेल्सियस, और फिर उस पर अगेन सोकिंग कर ली। अब उसके बाद आपको दोबारा से ठंडा करना है और वो एयर कूल करना है। ये प्रोसेस कहलाता है टेम्परिंग, ठीक है। अब टेम्परिंग में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसमें ये कि भाई ये फला चीज़ बढ़ा देती है और ये चीज़ रिड्यूस कर देती है। मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परिंग में जो टेम्परेचर्स को कम होने या ज़्यादा होने पर ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कितनी इन्हेंस हो रही है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि लोअर टेम्परिंग टेम्परेचर्स लीड टू हाई यील्ड स्ट्रेंथ बट लोअर टफनेस एंड डक्टिलिटी। यानी अगर टेम्परिंग का जो टेम्परेचर है वो लोअर है, जैसे कि यहाँ पे 250 दिखाया हुआ है, अगर इससे कम हो तो ऐसी सूरत हाल में आपको जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन टफनेस और डक्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता है कि ये वो स्ट्रेस की वैल्यू होती है कि जिस पे ऑब्जेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो कर रहा होता है और वो यील्डिंग शुरू हो जाती है, प्लास्टिक रीजन में आ जाता है। लेकिन उसकी साथ ही साथ टफनेस और डक्टिलिटी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन हायर टेम्परेचर तक अगर टेम्परिंग हुई हो तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लोअर हो जाती है और टफनेस और डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को एडजस्टमेंट भी होती है, ठीक है, लाइक इन टेम्परिंग। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब ये है टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये देखें, जो मैं इतनी देर से बातें आपको बता रहा था अब वो यहाँ पे आपको नज़र आए। देखें, चाहे आपने एनीलिंग पढ़ा या आपने नॉर्मलाइजिंग पढ़ा या आपने जो है वो क्वेंचिंग पढ़ा, टेम्परिंग पढ़ा, पहली जो आपने उसमें चीज़ देखी वो थी ऑस्टेनेटाइजिंग, एंड ऑस्टेनेटाइजिंग वाज बेसिकली अ हीटिंग प्रोसेस। तो देखें, हर एक ग्राफ के लिए हीटिंग तो मस्ट है। फिर जब आप एनीलिंग पढ़ रहे थे तो आप ऑस्टेनेटाइज कर रहे थे 850 डिग्री सेल्सियस तक, यानी हीटिंग। फिर आपको 1 घंटे तक होल्ड करा रहे थे उस टेम्परेचर तक, यानी सोकिंग। फिर उसके बाद आप उसको जो कूल कर रहे थे वो फर्नेस कूल भी कर रहे थे, और बाद में आप जो है वो 10 घंटे के बाद फिर एयर कूल कर रहे थे। तो यकीनन उसका जो कूलिंग रेट है वो बहुत स्लो था, यानी उसने बहुत के बाद जाके, यानी देखें इतने टाइम बाद जाके वो ठंडा। तो एनीलिंग में देखें टाइम सबसे ज़्यादा लगा है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें, एनीलिंग के बाद हमने पढ़ा था नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या था? ऑस्टेनेटाइजिंग, यानी हीटिंग। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या था? उस पर होल्ड कराना था 1 घंटे के लिए, यानी सोकिंग। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या था कि उसको ठंडा करना था एयर में, और एयर में जब आप ठंडा करेंगे तो एनीलिंग के मुकाबले में वो ज़रा जल्दी ठंडा होगा। तो देखें कम वक्त में, यहाँ से यहाँ तक टाइम में, यहाँ से यहाँ तक टाइम में ये कूल डाउन हो गया। ये टेम्परेचर वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आप कूलिंग का रेट देख सकें, टाइम रेट, ठीक है, यानी कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लैप्स ऑफ टाइम। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजिंग के बाद आपने पढ़ा था क्वेंचिंग। क्वेंचिंग बेसिकली हार्डनिंग प्रोसेस था ना, तो यहाँ पे हार्डनिंग लिखा हुआ है तो आप क्वेंचिंग ही मान लें इसको। क्वेंचिंग के ज़रिए हार्डनिंग ही कराते हैं आप, हार्डनेस बढ़ाते। तो उसमें सबसे पहले क्या था? ऑस्टेनेटाइजिंग, यानी हीटिंग। फिर होल्ड कराना था 1 घंटे, सोकिंग। उसके बाद आपको पानी या किसी ऑयल में डाल देना था, तो उसमें बहुत रैपिड कूलिंग हो रही थी। रैपिड का मतलब बहुत तेज़, कम वक्त में। तो देखें जो ग्रीन लाइन यहाँ पे शो हो रही है, इसका टाइम सबसे कम है।
ये हीट हार्डनिंग जो लिखा है दैट इज़ बेसिकली क्वेंचिंग, ठीक है। फिर आखिर में मैंने आपको पढ़ाया टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या था? टेम्परिंग में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑस्टेनेटाइजिंग यानी हीटिंग, फिर उसमें 1 घंटे तक आपको होल्ड कराना है यानी सोकिंग। फिर आपने पढ़ा था ऑस्टेनेटाइज के बाद क्वेंचिंग, टेम्परिंग का सेकंड प्रोसेस क्वेंचिंग था। तो ये देखें क्वेंचिंग, आप क्वेंचिंग करेंगे। जब आप क्वेंचिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपने एक प्री डिटरमिन्ड टेम्परेचर तक दोबारा रीहीट करना था उसको, जैसे कि वहाँ 250 डिग्री सेल्सियस था। तो ये देखें ये रीहीटिंग, यहाँ पे दोबारा से रीहीटिंग के लिए एक यहाँ ब्लू लाइन सोकिंग की यूज़ हुई है, क्योंकि उसी 250 डिग्री पे फिर आपने 2 घंटे के लिए उसे सोक भी किया था। ये देखें सोक किया, फिर उसके बाद आपने उसे एयर में कूल किया था। तो एयर की कूलिंग थोड़ी सी जो है वो देर लगाती है पानी के मुकाबले में। तो देखें ये थोड़ा सा इसका स्लोप जो है वो इस तरह है। तो ये पूरा ये प्रोसेस टेम्परिंग को शो कर रहा है। अब देखें जो शुरू में फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताई थी कि हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए ग्रेन साइजेस भी कंट्रोल होते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एनीलिंग के ग्रेन साइज सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, नॉर्मलाइजिंग के ग्रेन साइज उससे कम और हार्डनिंग के ग्रेन साइज सबसे कम। ग्रेन साइज बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि अगर स्टील की बात की जा रही है तो आयरन और कार्बन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें ग्रेन्स फॉर्म हो रहे होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक इस तरह नज़र आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं एनीलिंग यानी वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें कूलिंग का रेट सबसे स्लो था, उसमें ग्रेन साइज सबसे बड़ा है। नॉर्मलाइजिंग में जहाँ रेट ऑफ कूलिंग नॉर्मली था, दरमियाना था, वहाँ ग्रेन साइज भी दरमियाना है। और हार्डनिंग यानी हार्डनिंग को आप क्वेंचिंग भी कह सकते हैं, क्वेंचिंग जिसमें रेट ऑफ कूलिंग फास्ट था सबसे ज़्यादा, सबसे तेज़, उसमें देखें आप ग्रेन साइज सबसे कम है। ग्रेन साइज जहाँ सबसे कम है वहाँ हार्डनेस अच्छी है, और जहाँ ग्रेन साइज सबसे ज़्यादा है वहाँ डक्टिलिटी वगैरह और इस तरह की प्रॉपर्टीज़, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सो आई होप ये आप ग्राफ याद रखेंगे और इसको अपने जहन में रखेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये बात आ रही है कि कॉन्सिक्वेंसेस, आखिर कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो बन जाते हैं हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि ये 3 मैंने कॉलम्स बना दिए थे क्योंकि आपने स्लो कूलिंग भी पढ़ी है और रैपिड कूलिंग भी पढ़ ली। तो भाई सबसे पहले जो आपने स्लो कूलिंग पढ़ी थी तो उसमें आपने एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग पढ़े थे, ठीक है। तो जब आप ऑस्टेनाइट को कूल करते हैं बिलो 727 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ चला गया, एक स्लोअर कूलिंग प्रोसेस में जैसे कि एनीलिंग, ये क्वेंचिंग मैंने आई थिंक गलती से लिख दिया, यहाँ मुझे जो है वो नॉर्मलाइजिंग लिखना था, मैंने ये जो है वो क्वेंचिंग, यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूंगा, ये नॉर्मलाइजिंग मुझे टाइप करना था, गलती से मैंने क्वेंच टाइप कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जो एक हालत ऑब्टेन होती है उसमें 87.5% फेराइट होता है और 12.5% सीमेंटाइट होता है, और इसको परलाइट इसका रखा गया क्योंकि ये पर्ल्स जैसे होते हैं ना, हीरे, उस जैसा अपीयरेंस था, इसलिए उसका जब से ये नाम जो है वो परलाइट है। तो परलाइट एक मिक्सचर है फेराइट का और सीमेंटाइट का इस रेशो में, ठीक है। तो ये ऑब्टेन हो जाता है। और आपको पता है कि ये जो स्लो कूलिंग प्रोसेस थे जैसे कि एनीलिंग में जो डक्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो डक्टिलिटी बढ़ती है इन्हीं परलाइट की वजह से, ठीक है। फिर आगे जो सेकंड यहाँ पे कॉलम बना हुआ है इसमें दूसरी एक हालत की बात की गई है, ये है बेनाइट। अच्छा, ये कोई साहब थे, साइंटिस्ट थे जिनका नाम बेन था या बाइन था, आई डोंट नो, तो उन्हीं के नाम पे जो है वो बेनाइट ये जो है वो नाम रख दिया गया। ये भी सीमेंटाइट और उसका फेराइट का मिक्सचर है जिसमें फेराइट की डिसलोकेशंस होती हैं। डिसलोकेशंस की आप कुछ टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे मटेरियल्स के कोर्स में, तो टाइप्स ऑफ डिसलोकेशंस, तो इसमें जो है वो फेराइट डिसलोकेशंस की फॉर्म में होता है। और इसमें बेनाइट बनता जब है जब कूलिंग रेट जो है वो
ज़्यादा तेज़ हो, रैपिड हो परलाइट की फॉर्मेशन से, लेकिन जो आगे अगला कॉलम में यहाँ पे मार्टेनसाइट का जो आगे जिक्र हुआ है उससे थोड़ी स्लो हो। यानी ये जो दरमियान में बेनाइट लिखा हुआ है ना, ये लेफ़्ट हैंड साइड के कॉलम से इसमें जो कूलिंग है वो यानी आप समझ लें फास्ट है, और जो राइट हैंड साइड पे मार्टेनसाइट लिखा हुआ है इससे इसकी जो कूलिंग है वो स्लो है, तब जाके ये बेनाइट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। और बेनाइट स्ट्रक्चर ऑब्टेन जो होता है वो अगर इसको आप क्या नाम है ऑस्टेनाइट को बेसिकली वो करें आप, यानी कूल करें 125 से 550 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस की रेंज में, तो आपको बेनाइट हासिल होता है। ठीक है, फिर लास्ट में जब आपने जैसे क्वेंचिंग जब पढ़ा था जो कि रैपिड कूलिंग एक्शन था, तो क्वेंचिंग के ज़रिए आपको आप क्या हासिल हो रहा था, हार्डनेस इंक्रीज़ हो रही थी। तो वो बेसिकली जो मटेरियल फॉर्म हो रहा होता है उसका नाम है मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, और टेट्रागोनल की भी कौन सी टाइप है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। और ये हार्डनेस इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि इसका जो ब्रेनल हार्डनेस नंबर है वो 700 है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको आखिरी चौथा प्रोसेस टेम्परिंग पढ़ाया था, तो अगर इस मार्टेनसाइट की टेम्परिंग कर दी जाए, तो आप टेम्परिंग में देख रहे थे ना कि दोबारा से यानी रीहीट करते हैं एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर तक, जैसे 250, फिर उसके सोकिंग करते हैं, फिर एयर में कूल करते हैं, तो इससे ज़रा जो है वो हार्डनेस कम हो जाती है। और जो क्वेंचिंग के ज़रिए जो मार्टेनसाइट ऑब्टेन हुआ था उससे ज़रा हार्डनेस कम हो जाती है अगर आपने इस क्वेंचिंग के साथ साथ फिर टेम्परिंग भी करा दी। ठीक है, तो ये ज़रा मैंने आखिर में ये उन सब्सटेंसेस के नाम बता दिए जो ग्रेन्स की बिना पे, और इनके नाम रख दिए गए, और इनके अपीयरेंस के उस पर वरना इनकी और भी डिटेल है, तो मैंने यहाँ पे बस मेन नाम इनके बता दिए, परलाइट और बेनाइट और मार्टेनसाइट। ठीक है, तो इसमें से जो लेफ़्ट हैंड साइड फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ, परलाइट जो था वो स्लोअर कूलिंग यानी कि एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के ज़रिए जो हासिल हो रहा है परलाइट होता है। और अगर आप इन दोनों के दरमियान की बात करें, यानी स्लोअर कूलिंग भी नहीं और रैपिड कूलिंग भी नहीं, दरमियानी जो कूलिंग होती है, इन नॉर्मलाइजिंग की ही एक रेंज में हमें बेनाइट हासिल होता है। ठीक है, और वो जो लास्ट में लिखा हुआ है वो रैपिड कूलिंग के ज़रिए हमें जो है वो मार्टेनसाइट हासिल होता है। उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और 700 उसका ब्रेनल हार्डनेस नंबर है। अगर आपने टेम्परिंग भी करा दी तो हार्डनेस थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। वैसे जब हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं ना तो ये ज़रा समझने बड़े मुश्किल होते हैं, तो मैंने कोशिश की है थोड़ी अपने तौर पे एक्सक्लूसिव सी रिसर्च करके थोड़ा आप लोगों के लिए इसको आसान करने की और थोड़ा स्लाइड्स के ज़रिए इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, वरना ये टॉपिक्स हैं थोड़े बोरिंग भी हैं और कहीं कहीं यानी दिमाग खा जाने वाले भी हैं। लेकिन ये कि अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा समझेंगे तो चीज़ें समझ आ जाती हैं, और चीज़ों को ज़रा आसान रखें, बहुत ज़्यादा यानी इतने उसमें ना चले जाएं अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप छोटे हैं कि आप ही के लिए टॉपिक्स मुश्किल बन जाएं। तो अभी जितना भी आपके कोर्स में है अभी इन टॉपिक्स को उतना ही रखें। ठीक है, बाकी ये कि अभी आप इसके जो थ्योरेटिकल सेक्शन है उसमें भी पढ़ेंगे चीज़ें, तो आई होप यू वुड लाइक इट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच and have a nice day.